नमस्कार दोस्तों, द विल पर अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 6 पढ़ लिया है। आज हम लोग अध्याय 6 का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो अध्याय 6 का शीर्षक है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। यूरोप में कपड़ों की मांग, पहला मसलिन यानी मलमल, दूसरा कैलिको सूती कपड़ा, तीसरा सीड्स छीट, चौथा जामदानी बारीक मलमल। दूसरा प्रश्न है जामदानी क्या है, तो उत्तर है पहला, जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने होते हैं। दूसरा है इसका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है बंगाल में ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तीसरा प्रश्न है बंडाना क्या है, तो बंडाना पढ़ते हैं। पहला है बंडानी शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबुंद के लिए किया जाता है। दूसरा है यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। तीसरा है बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। चौथा प्रश्न है अगरिया कौन होते हैं। अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था जो मध्य भारत के गांव में रहते थे तथा लोहा गलाने की कला में निपुण थे। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। का है अंग्रेजी का सीड्स शब्द हिंदी के खालिस्तान शब्द से निकला है, तो खालिस्तान में रहेगा छीट। अंग्रेजी का सीड्स शब्द हिंदी के छीट शब्द से निकला है। दूसरा है यानी कि खा है टीपू की तलवार खालिस्तान स्टील से बनी थी, तो टीपू की तलवार यूड्स स्टील से बनी थी। गा है भारत का कपड़ा निर्यात खालिस्तान सदी में गिरने लगा था, तो रिक्त स्थान में लिखेंगे हम लोग 19वीं सदी। तो भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा था। यहाँ उत्तर दिया गया है, का में रहेगा छीट, खा में रहेगा यूड्स, गा में रहेगा 19वीं सदी। छठवां प्रश्न है विभिन्न कपड़ों के नाम से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है। तो कपड़ों के नामों के इतिहास, पहला है अंग्रेजी की सीड्स शब्द हिंदी के छीट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। दूसरा है बंडा शब्द का प्रयोग गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबुंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। तीसरा मसलिन मलमल शब्द का प्रयोग इराक के मोसुल शहर के आधार पर है। यूरोप के व्यापारियों ने इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक बुनाई का कपड़ा देखा तो उसे मसलिन कहने लगे। सातवां प्रश्न है इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था। तो भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध, पहला है इंग्लैंड में नए नए कारखाने खुल रहे थे। अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में केवल अपना ही कपड़ा बेचना चाहते थे। दूसरा है कि इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से परेशान थे। तीसरा है अब सफ़ेद मलमल या बिना माड़ वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। आठवां प्रश्न है ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के असर पड़े या प्रभाव पड़े। तो उत्तर रहेगा ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादक पर कई तरह के असर पड़े। पहला है कि अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा है कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल से होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। नौवां प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ। तो 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन, पहला है औपनिवेशिक सरकार ने नए वन कानूनों ने वनों को आरक्षित कर दिया था। तो क्या है, पहला कि औपनिवेशिक सरकार ने जो नए वन कानून आए थे उसके तहत वनों को आरक्षित घोषित कर दिया था। वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी जिसके कारण लौह प्रगलकों के लिए कोयला बनाने के लिए लकड़ी मिलना
बंद हो गया था। दूसरा है कि 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा, जिसके कारण स्थानीय प्रगल्भों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। तीसरा है कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगल्भों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को भारी टैक्स देने पड़ते थे, जिससे उनकी आय में कमी आ गई। 10वां प्रश्न है कि भारतीय वस्त्र उद्योगों को अपनी शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि भारतीय वस्त्र उद्योग की शुरुआती समस्याएं। पहला है, इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, अधिकतर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचा रही थी, परंतु भारत में औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय स्थानीय उद्योगों को ऐसी सुरक्षा नहीं दी थी। तो दूसरा क्या बताया जा रहा है कि जो अधिकतर देश थे वहाँ उस देश की सरकार आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा रही थी, जिसकी वजह से जो उनके उद्योग थे वह प्रतिस्पर्धा से बच रही थी, परंतु भारत में जो औपनिवेशिक सरकार थी वह भारतीय स्थानीय उद्योगों को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करती थी। तीसरा है कि 1880 तक भारत के सूती कपड़ा पहनने वाले लगभग 2/3 लोग ब्रिटेन में बना कपड़ा पहनने लगे थे, जिससे हजारों बुनकर तथा लाखों सूती काटने वाले ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। 11वां प्रश्न है, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली। तो इसका उत्तर है कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। तो इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहियों बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया था। तो यह था हमारा लास्ट प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमारा प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगला अध्याय, जो कि अध्याय 7 है।